स्ट्रेसेस आ जाती हैं। एक था हमारे, अब यहाँ पे दोबारा इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन है और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ CGS इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग स्टील। अब प्री-स्ट्रेसिंग आपका यहाँ पे शिफ्ट कर गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट टेंडन है या इन टर्म्स ऑफ पैराबोलिक है, जो भी आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रेट प्री-स्ट्रेसिंग की बार जो है वो सेंट्रॉइड यहाँ पे आ गया। अब ओवरऑल जब हम इसकी स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं तो ओनली ड्यू टू प्री-स्ट्रेसिंग हमारे पास जो डेवलप हुई स्ट्रेसेस नेगेटिव सेंट्रॉइड के अंदर इस यूनिफॉर्म सरफेस के ऊपर रिएक्ट कर रही हैं, वो हमारे पास -P/A आ गई। -P/A इज कंपैरेटिव स्ट्रेसेस कि सिर्फ प्री-स्ट्रेसिंग को हम फोकस कर रहे हैं, हमने इसेंट्रिसिटी की अभी बात ही नहीं की। तो प्री-स्ट्रेसिंग की वजह से जो आपके पास स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, आया टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर दोनों सेम है एज अ कंपैरेटिव स्ट्रेसेस। अगर मैं इस इसेंट्रिसिटी को कंसीडर करता हूँ, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन से लेकर सेंट्रॉइड ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग तक जो ई डिस्टेंस है इसको हम कंसीडर करते हैं, तो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन एट टॉप फाइबर प्लस PEC/I। PE pre-stressing force into eccentric distance, C is the centroid of the section and OI is the moment of inertia। तो आपकी स्ट्रेसेस जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। टॉप फाइबर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस शिफ्ट हो गई और बॉटम फाइबर के अंदर कंपैरेटिव स्ट्रेसेस शिफ्ट हो गए। अब जब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला ओवरऑल कि जो नेगेटिव स्ट्रेसेस हैं वो हमारी यहाँ पे आ गई टॉप फाइबर के अंदर और कंपैरेटिव स्ट्रेसेस जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे शिफ्ट हो गई बॉटम सरफेस के ऊपर। अब मजीद अगर इस केस के अंदर इसी के अंदर अगर इस बीम के ऊपर हम लोडिंग अप्लाई कर देते हैं, जो कि डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये था प्री-स्ट्रेसिंग ओनली, यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग आ गई। इस केस के अंदर हमने प्री-स्ट्रेसिंग की दोनों इंटेंसिटीज वही एज इट इज रखी यहाँ पे और हमारे पास जो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी टॉप फाइबर के अंदर जो है वो आपके पास नेगेटिव कंपैरेटिव स्ट्रेसेस और बॉटम फाइबर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस पॉजिटिव। हमारे पास जो कम्युलेटिव सम बना वही कम्युलेटिव सम यहाँ पे बन गया कि ये रिजल्टेंट स्ट्रेसेस एट द टॉप फाइबर एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस एट द बॉटम फाइबर। तो ओवरऑल जो हमारी इंटेंसिटीज हैं ड्यू टू प्री-स्ट्रेसिंग वो एक यूनिफॉर्म अप्लाई हो रही होती हैं और ड्यू टू कंसेंट्रिकली प्री-स्ट्रेसिंग भी यूनिफॉर्म अप्लाई हो रही होती हैं। और जब आप इसेंट्रिसिटी की बात करते हो तो यूनिफॉर्म और उसके साथ साथ जो है वो हम टेंसाइल एंड कंपैरेटिव स्ट्रेसेस का कम्युलेटिव सम वहाँ पे जो है वो कंसीडर करते हैं। नाउ इफ द टेंडन इज प्लेस्ड, वही हमने कॉन्सेप्ट लिया जो हम डिस्कस कराए थे कि हम कंसीडर करते हैं कि इफ द टेंडन इज प्लेस्ड एट एन इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट टर्म एज द CGC लाइन, इट क्रिएट्स सम मोमेंट TE एंड ensuing the stresses at the mid span। और इसकी कम्युलेटिव इक्वेशन बन गई FT stresses at the top fiber is equals to minus P over cross sectional area stress due to direct pre-stressing plus tensile stresses due to pre-stressing eccentric pre-stressing PEC/IG minus comparative stresses due to external load। और यहाँ पे हमारे पास stresses at the bottom fiber is equals to again pre-stressing direct, eccentric pre-stressing and tensile stresses due to जो हमारा एक्सटर्नल लोड था। तो ये हमारे पास जनरल जो है वो कंडीशंस थी जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कराए, हमने यूज भी की और हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन वगैरह को सॉल्व भी किया। अब आते हैं कि व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट फॉर द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस। कि अगर हम सेक्शंस अलग अलग कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनली मेथड कितने अवेलेबल है जिनको हम यूज करके प्री-स्ट्रेस्ड फ्लेक्सुरल मेंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं। So our first method to analyze pre-stressed concrete flexural members is basic concept method। पहला मेथड जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड कहलाता है। इस मेथड के अंदर जो है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट्स। द कंक्रीट फाइबर स्ट्रेसेस आर डायरेक्टली कंप्यूटेड। इस मेथड के अंदर हम फाइबर स्ट्रेसेस जो है वो डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेज जो आपके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, जो आपके इन टर्म्स ऑफ डेड लोड, लाइव लोड, सुपर इम्पोज डेड लोड, जो भी आपकी विंड लोड हो गए, सिस्मिक लोड हो गए। किस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं? बाय अप्लाई टू द कंक्रीट बाय लॉन्गिट्यूडनल प्री-स्ट्रेसिंग एंड द एक्सट्रीम ट्रांसवर्स लोड्स। कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे और लॉन्गिट्यूडनल प्री-स्ट्रेसिंग है और एक्सट्रीम ट्रांसवर्स जो लोड्स हैं उन तमाम इंटेंसिटीज को हम फॉलो अप करके हम डायरेक्टली जो है वो एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑन प्रीवियस स्लाइड जो हमने डिस्कस की कैन बी मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड for use in the calculating stresses at the initial pre-stressing stage and at the service flow levels। कि हमारे पास इनिशियल लेवल्स डिफरेंट हैं कि जब आप बीम को बनाते हैं उस बीम के अंदर आपने प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन को जस्ट अभी प्लेस किया है, उसके अंदर कोई भी टेंशनिंग जनरेट नहीं की, उस वक्त स्ट्रेसेस फाइबर स्ट्रेसेस डिफरेंट होती हैं। जब आप बात करते हैं स्ट्रेसेस जो है वो हमारे पास
अगर सेकंड केस के अंदर जो है वो उसके ऊपर हमने नॉर्मल लोडिंग अप्लाई कर दी या हमने जो है वो प्री स्ट्रेसिंग जनरेट कराई। और थर्ड केस के अंदर जो है वो हम एक्सटर्नल लोडिंग्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इन वेरियस लेवल्स के अंदर हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो वेरी कर रही होती हैं। अब लेट्स सपोज इफ इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बिफोर स्ट्रेस लॉसेस एंड इफेक्टिव पीई द इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आफ्टर लॉसेस। हमारे पास दो लॉसेस आ गए या दो किस्म की प्री स्ट्रेसिंग आ गई है, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग, दूसरी इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग आफ्टर लॉसेस। हम एक लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, रेजिडुअल प्री स्ट्रेस फैक्टर की वैल्यू, जो कि हम कंसीडर करते हैं रेजिडुअल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फैक्टर इज इक्वल्स टू इफेक्टिव प्री स्ट्रेस डिवाइड बाय इनिशियल प्री स्ट्रेस। अब सब्स्टिट्यूटिंग एन अदर इक्वेशन जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल बेसिक इक्वेशंस के अंदर इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब वैल्यूज आ गई और रेजिडुअल फैक्टर की वैल्यूज आ गई, तमाम वैल्यूज को हम प्री स्ट्रेसिंग, अगर सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग कंसीडर करते हैं तो उस केस के अंदर जो अबव इक्वेशंस थी वो हमारी रिवाइज हो जाती हैं। किस तरह से रिवाइज हुई कि हम टॉप फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं बाय बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड इज इक्वल्स टू इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग एंड जो प्री स्ट्रेसिंग इसेंट्रिसिटी की वजह से जो कम्युलेटिव ओवरऑल जो स्ट्रेसेस बन रही हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया। पहले केस के अंदर हम उनको एज ए सेपरेट ट्रीट कर रहे थे जो नॉर्मल इक्वेशंस थी हमारी। अब हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड के अंदर हमने उन दोनों को मर्ज कर दिया आपस में। किस तरह से मर्ज किया कि हमने दोनों के अंदर जो प्री स्ट्रेसिंग थी इनिशियल स्ट्रेसेस, वो हमारे पास इनिशियल स्ट्रेसेस आ गई कि ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया into 1 minus E is the eccentric distance, CT basically is the centroid up to top fiber के सेंटर ऑफ द सेक्शन से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस। इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिवाइड बाय r square is the radius of gyration and stresses in the bottom fiber FB is equals to, again equation we have same here, minus P over area of concrete or area of the section 1 plus E CB is the centroid से लेके आपका bottom fiber तक का distance and R basically is the radius of gyration. So where CT and CB are the distances from the center of gravity of the section to the extreme top and bottom fibers respectively. ये हमारे पास जब प्री स्ट्रेसिंग की सिर्फ हम बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस जनरेट हो रही थी वो हमारे पास इक्वेशंस दोनों आ गई। अब आते हैं सेकंड केस के अंदर कि प्री स्ट्रेसिंग सॉल्व हो गया। अब अगर हमारे पास इफ द बीम सेल्फ वेट कॉजेज अ मूवमेंट, अगर बीम के अपना जो वजन है, अपना जो सेल्फ वेट है, उसका जो डेड वेट है, उस डेड वेट की वजह से जो मूवमेंट्स जनरेट होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं md से। एट द सेक्शन अंडर कंसीडरेशन, अगर हम उनको कंसीडर करते हैं कि बीम के अंदर प्री स्ट्रेसिंग कंसीडर हो गया, अब सेकंड चीज आ गई कि बीम का अपना सेल्फ वेट। अगर हम सेल्फ वेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ओवरऑल आपकी जो इक्वेशन रिवाइज हो जाती है वो आपकी इक्वेशन इस तरह से बनती है कि हमारे पास Ft यानी स्ट्रेसेस इन द टॉप फाइबर इज इक्वल्स टू, ये वही चीज है due to the pre-stressing eccentric pre-stressing minus P over A1 minus E CT divided by R square and pre-stressing at the bottom fiber is equals to minus P over A 1 plus ECB over R square। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें नई आ गई दोनों इक्वेशंस के अंदर। FT इन टॉप फाइबर के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेसेस आई वो है MD over ST। MD basically is the dead load moment, ST basically is the modulus of the section considering the top fiber। अब मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम आगे देखते हैं उस चीज को। एंड देन वी हैव अ बॉटम फाइबर माइनस PI इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग ओवर एरिया 1 प्लस ECB ओवर R स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो आपकी डेड लोड की वजह से टॉप फाइबर के अंदर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं और बॉटम फाइबर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या आई, MD यानी डेड लोड मूवमेंट डिवाइडेड बाय SB सेक्शन मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ द सेक्शन एट ड्यू टू या कंसीडरिंग द बॉटम फाइबर। अब ये दोनों चीजें जो है वो आगे हमारे जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे हम ST और SB को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये था प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू सेल्फ वेट। अब प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू सेल्फ वेट होने के बाद समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द मिड स्पैन टू द सपोर्ट सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन। समटाइम्स हमारा जो टेंडन है इन सम केसेस वो एक यूनिफॉर्म लेवल के ऊपर एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी के ऊपर एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है। समटाइम्स के अंदर हम पैराबोलिक फॉर्म में या हाफ फॉर्म में या ड्रैप फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। उस केस के अंदर जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके अंदर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जनरेट होती है और साइड वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर वो वापस न्यूट्रल एक्सिस की तरफ या सेंट्रॉइड की तरफ मूव कर रहा होता है, जिसको हम हार्पिंग या जो है वो हम ड्रैपिंग वगैरह कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं।
अब फिगर जो है वो कुछ फिगर्स है नीचे 1.3 एंड 1.3ab shows a heart profile usually used for the pre-tension beams and for concentrated transverse loads. However, figure 1.3b shows a trap tendon profile. Trap जो है वो बेसिकली आपका ग्रेजुअली मूव कर रहा होता है। अगर आप हार्ट फॉर्म में देखें तो हार्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड इसेंट्रिसिटी है और ये आपका एक शार्प जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। लेकिन जो ड्रैप्ट फॉर्म है वो आपका एक लाइक अ पैराबोलिक, ऑलमोस्ट क्लोजर टू द पैराबोलिक। पैराबोलिक जो वो प्योर कर्व फॉर्म में होता है, ये जो है वो थोड़ा सा एंगल के ऊपर होता है, लेकिन हमारा जो है वो यहाँ पे ये ग्रेजुअली मूव कर रहा है। तो ये थे हार्ट एंड ड्रैप्ट टेंडन प्रोफाइल्स। अब subsequent to erection and installation to the floor or deck, live load acts on the structure caused a superimposed movement। अब sometimes सिर्फ हमारे पास डेड लोड नहीं होता, प्रीस्ट्रेसिंग थी। प्रीस्ट्रेसिंग किस लेवल के ऊपर थी? क्या हमने नॉर्मल स्ट्रेट टेंडन प्रोफाइल प्रोवाइड किया है या हाफ टेंडन है या ड्रैप्ट फॉर्म के अंदर है? उसके बाद इसेंट्रिसिटी की डिस्टेंस कितना है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रेसेस किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो हम फर्स्ट इस मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की, हमने फार्मूला या इक्वेशन वगैरह हमारे पास आ गई। सेकंड केस के अंदर हमने बीम का अपना सेल्फ वेट कंसीडर किया और सेल्फ वेट में से हमने जो है वो इंटेंसिटीज को निकाला कि हम टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंपैरेटिव स्ट्रेसेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थर्ड केस के अंदर आ गया कि लेट सपोज कि उसी गर्डर या बीम को आप डिजाइन करने लगे, उसके ऊपर आपने सुपर इम्पोज डेड लोड रखा स्लैब का, उसके ऊपर कोई आपका जो है वो सुपर इम्पोज डेड लोड किसी और मेंबर का आ जाता है या कोई एक्सटर्नल लाइव लोड एक्ट कर रहा है उस मेंबर के अंदर, तो हमारे पास जो है वो सुपर इम्पोज्ड मूवमेंट्स जो है वो उन फोर्सेस की वजह से भी जनरेट होंगी। तो हमने फुल इंटेंसिटी को कंसीडर करना है। The full intensity of such load normally occurs after the building is completed। कि आपने जब स्ट्रक्चर को बनाया उस वक्त तो आपके पास स्लोली स्टेप्स अभी फॉलो हो रहे हैं, ये तो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई। जब आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उस केस के अंदर आपके तमाम फोर्सेस उस मेंबर के ऊपर जो लगने होते हैं वो सारे के सारे एक्ट कर रहे होते हैं। इवन सम टाइम डिपेंडेंट लॉसेस में आल्सो बी कंसीडर्ड। Hence the pre-stressing force used in the stress equations would have to be effective pre-stressing force। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग के बजाय आपने इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग को कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर्स। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास कि टोटल लोड कितने एक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेड लोड, इन टर्म्स ऑफ लाइव लोड सिर्फ दो हैं या कोई सुपर इम्पोज डेड लोड भी उसके ऊपर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेज भी उसके ऊपर आ सकते हैं। नाउ बाय कंसीडरिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेरियस फोर्सेज हमने क्या कंसीडर किया कि हम डेड लोड के बजाय इस मेथड के अंदर हम टोटल मूवमेंट कंसीडर करते हैं। इफ द टोटल मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी लोड्स इज एम्प्टी देन mt इज इक्वल्स टू md प्लस msd प्लस ml। mt यानी द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स मूवमेंट इज इक्वल्स टू मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस मूवमेंट ड्यू टू सुपर इम्पोज डेड लोड प्लस मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड्स। हम तीनों जो इंटेंसिटीज हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास जो है वो ये डेड लोड आ गया, ये हमारे पास सुपर इम्पोज डेड लोड्स आ गया सच एज फ्लोरिंग, उसके बाद स्लैब्स वगैरह आ गई सारी चीज़ें। उसके बाद मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड इन टर्म्स ऑफ अगर कोई व्हीकल पास होता है, कोई भी आपके पास लाइव लोडिंग का टाइप हो सकता है, विंड लोड हो गया, सीस्मिक इंटेंसिटीज हो गई, इम्पैक्ट लोडिंग्स हो गई। तो अगर हम MAMD के बजाय टोटल मूवमेंट कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो रिवाइज इक्वेशंस बन जाती हैं स्ट्रेसेस के लिए वो टोटल इक्वेशंस आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। कि यहाँ पे हमने स्ट्रेसेस एट द टॉप फाइबर, ये तो प्री स्ट्रेसिंग हम ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 के अंदर डिस्कस करा है दोनों केसेस के अंदर। अब यहाँ पे डेड मूवमेंट के बजाय हमने जो है वो क्या अप्लाई किया, टोटल मूवमेंट, जिसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें आ गई। अगर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डेड लोड है तो सिर्फ डेड लोड कंसीडर कर लें, डेड एंड लाइव दोनों है तो दोनों का कम्युलेटिव सम आ जाएगा दोनों इक्वेशंस के अंदर।